एक बार पुनः स्वागत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रारंभ करते हैं। तो भक्तजनों, बात करेंगे हम लोग मोबिलिटी से। कहाँ से बात करने वाले हैं? अरे आप लोग भक्त हो, फिजिक्स के लिए भक्त हो, और क्या फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के भक्त हो। आर्टिकल डाले मोबिलिटी। मोबिलिटी वर्ड मोबाइल से बना है। मोबाइल बना है मूवमेंट से। कुछ छूट गया? मोबिलिटी, अच्छा ठीक है, बोल तो दिया ही है। मोबिलिटी वर्ड मोबाइल से बना है, मूवमेंट से बना है। जैसे बहुत पहले जो फ़ोन आते थे उनको हम लोग डॉट फ़ोन कहते थे, नाम सुना होगा। या लैंडलाइन कनेक्ट होते थे ना, वो जहाँ रखे हैं वहीं आके बात करनी होती थी। मान लो आप 3rd फ्लोर पे किसी काम से गए हो और फ़ोन आ गया नीचे तुम्हारे फ्रेंड का, तो मम्मी आवाज़ यहीं से लगाएंगी तेज़ी से कि उतर के नीचे आ जाओ चुपचाप, कोई फ़ोन आया नहीं तो हम काट देंगे, है ना। अब लेकिन फैसिलिटी बदल गई, ये फ़ोन लेकर के आप कहीं भी जा सकते हो। तो ये मूव करता है, इसलिए इसका नाम क्या बन गया? मोबाइल। तो मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट और मोशन से है। जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो मूव करेंगे और उनकी वेलोसिटी जो होती है उसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम से पहचाना है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए, ध्यान से सुनिएगा वर्ड को, यानी मोबिलिटी एक फिजिकल टर्म है, फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटी है, वो इन दो चीज़ों के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अगर मोबिलिटी की डेफिनेशन हम बोलें तो हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए सिंबल हम लोग म्यू इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? म्यू। यानी मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या तैयार हुई आपके सामने? VD/E। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं, फिर यूनिट वगैरह की बात करेंगे। तो लिखिए जरा, पहले डेफिनेशन लिखेंगे। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, the drift velocity per unit electric field of any charge carrier is called mobility of that charge carrier। ये देखो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर का हमारा सेंस समझ लेना, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और कोई पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी हो सकता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो भी मूव करते हैं, उनको हम लोग होल बोलते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, इसी में इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, वो निगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं। दोनों तरह के चार्ज कैरियर एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में जब हम कंडक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, कंडक्टिविटी की बात करते हैं, मेटल्स वगैरह में लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही मेन चार्ज कैरियर होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, यानी कि सेमी कंडक्टर, जैसे कंप्यूटर मोबाइल वगैरह में जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं। क्या बोलते हैं इनको? 2 वर्ड होते हैं, आपने कभी सुना होगा। एक वर्ड होता है इलेक्ट्रिक और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, थोड़ा इसको मैं एक लाइन में बताना चाहता हूँ, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंस वो हैं जिनमें, ध्यान रखना, मेटल्स का इस्तेमाल हुआ है। किसका? कंडक्टर एज मेटल। और अगर सेमी कंडक्टर भी यूज कर दिया जाए, अगर कंडक्टर यूज हुआ तो वो इलेक्ट्रिक ही है। प्योर कंडक्टर यूज हो, सेमी कंडक्टर कुछ यूज ना किया जाए, तो उसे हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कहेंगे। जैसे प्रेस होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस होता कि नहीं, तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। क्या हो गया? लेकिन अगर आपने उस डिवाइस में सेमीकंडक्टर भी यूज़ किया है, सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं, डिटेल में लास्ट यूनिट में बात करेंगे हम लोग। अभी हम बताते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये फेमस एग्जांपल है सेमीकंडक्टर के। अगर सेमीकंडक्टर भी यूज़ है
तो फिर वो अप्लायंस बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोला जाएगा? ये मेन डिफरेंस समझ लेना कंडक्टर और सेमीकंडक्टर से है। सेमीकंडक्टर में दोनों चार्ज कैरियर होते हैं, इक्वल अमाउंट में ज़्यादातर होते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है उसे हम लोग होल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो बनाया ये इसको होल कहते हैं, और ये जो हमने बनाया ये इलेक्ट्रॉन है। दोनों ही मूव करेंगे उसके अंदर। तो हम इसी मोबिलिटी को जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बोलेंगे तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो फील्ड नहीं बदलेगा, फील्ड तो एक ही है, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी के अंदर ये मूव करेंगे बैटरी के थ्रू, तो ई नहीं बदलता, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो हम बोल देंगे मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बना, म्यू इज इक्वल टू वी बाई कैपिटल ई। यहाँ ई फॉर इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही चीज़ अगर हम लोग होल के लिए कहें, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर, यहाँ होल वर्ड का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, तो इसका फार्मूला हम लोग ऐसे लिख देंगे। फार्मूले का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अलग अलग होती है। आपको जानकारी के लिए बता दें, होल जो होते हैं वो हैवी होते हैं, हैवियर इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। कैसे? देखो, मास ऑफ, अगर होल कभी कंपेयर करना हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो आप कहेंगे हैवियर, बल्कि मच हैवियर। यानी होल एक तरीके से आप प्रोटॉन को दिमाग में रखें, कितना? प्रोटॉन का मास अबाउट 1800 टाइम्स ग्रेटर देन होता है इलेक्ट्रॉन से। तो होल का मतलब प्रोटॉन समझ लिया आप, और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है ही। आप बताओ, वैसे एक हैवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइटर है, वेलोसिटी जनरली सेंस बताओ किसकी ज़्यादा होगी? लाइटर वन की। तो मोबिलिटी ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स की ग्रेटर होती है हमेशा। मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? एज कंपेयर टू होल। जिन डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉन मेन चार्ज कैरियर बनते हैं वो फास्ट वर्क करती हैं डिवाइस, और जो होल पर बेस्ड डिवाइस है यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर बेस्ड है उनका स्पीड कम रहता है। ठीक है, बहुत डिटेल हम इस पे होल और इस पे बात करेंगे। लास्ट यूनिट हमारी इसी टॉपिक की है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जो लास्ट यूनिट है 12th में, उसका नाम क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो उसमें इस पर बहुत डिटेल में बात होगी। अभी थोड़ी थोड़ी बात करनी है मुझे, तो इसलिए बस पहले डेफिनेशन बता दी, फार्मूला बता दिया। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बनाओगे तो सफिक्स ई डाल देना, होल के लिए बनाओगे तो एच डाल देना। एक बात तो इतनी हो गई, इसमें कोई डाउट है किसी को? बताओ। यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट ऑफ मोबिलिटी, तो देखो यहीं से देख के बता सकते हो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बताओ? मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। यही तो होती है, बताओ। तो इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर दिया जाए, सब मैनेज कर लिया जाए, तो आप क्या कह सकते हो? मीटर इंटू कूलम ऊपर हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड नीचे, ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसमें कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, आराम से बना पाओगे। डायमेंशन हम नहीं बता रहे हैं, आप अपने आप निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे बताओ। अगर यूनिट पता है न्यूटन की, मीटर की, कूलम की, सेकेंड की, तो आराम से कैलकुलेट कर लोगे ना। तो ये आपका होमवर्क हो गया है, इसको आप लोग निकाल करके कमेंट में डालेंगे, कमेंट में लिखेंगे, उल्टी सीधी कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? इसको लिखें। अभी हम एक और इसका थोड़ा पार्ट अभी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, इसमें एक छोटा फार्मूला और बनेगा, बट उसके पहले एक हमें फिजिकल क्वांटिटी सिखानी है, उसका उसमें यूज़ है, तब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो एक काम करिएगा, इसमें इतनी जगह छोड़ दीजिएगा आप, इस पेज पे 8 से 10 लाइन की स्पेस छोड़ देना, इसी को हम वापस आकर के कंप्लीट करेंगे। 8 या 10 लाइन आप स्पेस छोड़ दीजिएगा। अभी 2-3 छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे, छोटी बड़ी जो भी, उसके बाद वापस आएंगे, ठीक है? हम एक टॉपिक एक्चुअल में रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी सिखानी है। जब रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी हम एक्सप्लेन कर लेंगे, वहाँ इनका यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे उनको, तो पहले उनके बारे में बता दें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो अब अगला आर्टिकल डालिए रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आर्टिकल डालेंगे आप लोग रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है? देखिए, वर्ड मीनिंग के हिसाब से तो रेजिस्ट मतलब होता है अपोज करना। अगर वर्ड मीनिंग की बात करें तो क्या है? रेजिस्ट मतलब अपोज करना। देखिए, जो
वायर्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, इनमें चार्ज कैरियर मूव करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। लेकिन क्या चार्ज कैरियर इजीली मूव कर पाता है? क्या बताओ? उसके पाथ में कुछ हिंड्रेंस होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्स्टेकल होंगे, एटम्स की प्रेजेंट होगी, उन्हीं की वजह से वो तेजी से मूव नहीं कर पाते हैं। तो हर सब्सटेंस, भले वो कंडक्टर ही क्यों ना हो, चार्ज के फ्लो का अपोज करेगा। अपोज करने का मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है। बोलो भाई, अपोज करने का मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अपोज करता है। आप लोग के कैरियर में बहुत से रेजिस्टेंस हैं कि नहीं? कुछ रेजिस्टेंस नेचुरल हैं, कुछ सोशल हैं और कुछ सोशल मीडिया के हैं। ये कैरियर भी तो आपका एक करंट की तरह फ्लो हो रहा है, लेकिन हिंड्रेंस किसी की लाइफ में ज़्यादा हैं, किसी की लाइफ में थोड़े कम हो सकते हैं। जितने हिंड्रेंस कम होंगे, रेजिस्टेंस कम होंगे, उतना ईजिली आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग सोच रहे हमारी लाइफ में तो बहुत हैं, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया में फेसबुक है, व्हाट्सएप है ना? कुछ की अलार्म 2-2 घंटे चलती है, तो हिंड्रेंस ही हैं ये सब। क्या हैं? हिंड्रेंस हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मतलब सुन लीजिए सिंपल, कि वो ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस जो चार्ज को या करंट को पास होने से अपोज करे। ये तो इसका थ्योरेटिकल सेंस हुआ। अगर इसी बात को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहें, ध्यान रखिएगा, तो V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। उसी कांस्टेंट को हम लोग R सिंबल देते हैं, ये रेजिस्टेंस होता है। आराम से सुनिएगा, भी जल्दी नहीं है, कुछ एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। 10th में बहुत शॉर्टली समझाया जाता है, यहाँ थोड़ा वही चीज़ हम डिटेल में बात करते हैं, तमाम बातें करते हैं। तो पहली डेफिनेशन तो थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें लिखनी रेजिस्टेंस की, तो लिखिए द हिंड्रेंस अप्लाइड बाय मटेरियल of any substance in the path of motion of charge, in the path of motion of charges is called resistance, is called या known as resistance, मैथमेटिकली गिवन एज। इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिकली गिवन एज। अब यहाँ बनाएंगे आप V/I इज इक्वल टू R और ब्रैकेट में लिख देना कांस्टेंट, दैट इज रेशियो ऑफ V and I ऑलवेज कांस्टेंट। ये रेशियो ही, यानी हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी की हमें अगर यूनिट बनानी है, कोई भाई आपसे पूछे कि यूनिट क्या है, तो एक तो यहाँ से यूनिट बना सकते हो आप, पहले तो फार्मूले से यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम क्या कहेंगे भाई? वोल्ट पर एम्पियर। रेजिस्टेंस की यूनिट अगर हम बनाएं फॉर्मूले से, तो हम क्या बनाएंगे? R इज इक्वल टू V/I है, तो V मतलब वोल्ट और I मतलब एम्पियर। बट इसका अलग से एक यूनिट बनाया गया है, उसको हम यूज़ करेंगे, ज़्यादातर वही यूज़ होता है। SI यूनिट इज ओम। क्या यूज़ करते हैं? ओम को डिनोट करते एक सिंबल होता है ऐसे। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, किसी को पता है? क्या पढ़ते हैं? ओमेगा। क्या पढ़ते हैं? ये ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर है।
ओमेगा क्या है? ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है। ओम जैसा इसका वर्ड है, बोलने में साउंड है, इसलिए इसको यूज किया गया। ओम एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये नाम क्या था उनका? जॉर्ज साइमन ओम। इन्हीं के नाम से लास्ट का उठा लिया गया है ओम और यूनिट बना दिया गया रेजिस्टेंस का, क्योंकि ओम ने रेजिस्टेंस से रिलेटेड कई टॉपिक्स पर रिसर्च की और एक रूल भी बनाया जिसे हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट में काम हमारा इससे भी चल जाता है। ऐसा थोड़ा हम लोग यूनिट लिखने लगते वोल्ट पर एम्पियर, बोलो कोई दिक्कत थी? भाई हमसे पूछा जाता व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, हम कहते हैं वोल्ट पर एम्पियर। क्यों? हमसे पूछा जाता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या बोलते हैं? न्यूटन पर कूलम। ऐसा बोलते तो ऐसे ही स्टाइल तो यहाँ भी है। लेकिन अब इतनी मेहनत किसी ने की है, रिसर्च की है, पूरी ज़िंदगी खपा दी। कई साइंटिस्ट तो मतलब पूरी लाइफ उसी में लगे रहते प्रोजेक्ट में। अब उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट का नाम उनके नाम पे रख देते, उसी में वो खुश, उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, आत्मा तक शांति। वाह वाह, हमारे नाम से पहचाना जा रहा, ठीक है। तो अब इसको जैसे ओम जैसे उसको ओम कह दिया, तो इसको मेरे नाम से कोई कह दे है कि जीडी यूनिट है इसकी, ऐसा यूनिट। तो कहने का मतलब बनाने की बात है, बना दिया और कुछ नहीं। फिलहाल अभी तो आपको लेकिन ऐसा यूनिट क्या बतानी है? ओम। क्या बतानी है भाई जी? अभी कुछ लोग मुस्करा रहे, लो अपना नाम डाल दिया। अभी हम डालेंगे आगे एक सिंबल, हम अपने नाम से भी डालेंगे यार, इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक आध सिंबल तो हमारे नाम से बनता है। हाँ, तो ओम। अच्छा चलो इसकी वो बनाते हैं डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला सीखते हैं रेजिस्टेंस का। देखो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग बनाएंगे तो इस फार्मूले से बनाएंगे, यहाँ से V बाई आई से। तो रेजिस्टेंस का हमारा जो फार्मूला है वैसे R इज इक्वल टू V बाई आई है, और V मतलब है हमारा वोल्ट और I मतलब क्या है? एम्पियर। अगर हमको वोल्ट का डायमेंशन पता हो, हमको एम्पियर का पता हो, तो एम्पियर तो फिजिकल क्वांटिटी कैसी है? फंडामेंटल। एम्पियर का डायमेंशन क्या होता है? वोल्ट का हो सकता है आपको पता ना भी हो, तो उसमें परेशान ना हो, V का फॉर्मूला W बाई Q होता है, पोटेंशियल चैप्टर में हमने कराया है। अब वर्क एनर्जी का होता है mL2T-2 और चार्ज का AT होता है। वोल्ट का हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, तो mL2T-3 A इनवर्स आया कि नहीं आया बताओ? ये वोल्ट का आ गया है, यहाँ रख लो mL2T-3 A-1 अपान में एम्पियर का क्या है? A। तो mL2T-3 A-2। इस तरीके से रेजिस्टेंस का अगर कभी तुमसे डायमेंशनल फार्मूला आगे नीड है बहुत जगह, जरूरी नहीं कि हर चीज़ एग्जाम में पूछी जाए इसीलिए तैयार करें। कई जगह टॉपिक्स आगे आएंगे जिनमें हम रेजिस्टेंस की डायमेंशन का यूज़ करेंगे, तो आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। अभी इसी पर बेस्ड एक ओम्स लॉ है। क्या है? ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ डेराइव भी करेंगे हम, डेरिवेट भी करेंगे, तो चलो डेरिवेट कर ही लेते हैं, कराना तो है ये। फिर हम कंडक्टेंस वगैरह पे जाते हैं, उस पे जाते हैं, और तमाम टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड। पहले ओम्स लॉ की बातें कर लेते हैं। तो चलिए आर्टिकल डालें ओम्स लॉ। देखिए अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। आर्टिकल का नाम डाल लें ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम स्टेट भी करेंगे और प्रूफ भी करेंगे, स्टेट एंड प्रूफ। क्लास 10th में ओम्स लॉ था, आई थिंक दैट कि आपके क्लास 10th स्टैंडर्ड में ओम्स लॉ था, बट ओनली स्टेटमेंट। वहाँ क्या था? स्टेट ओनली। यहाँ स्टेट एंड प्रूफ दो बातें हैं, ठीक है। स्टेटमेंट कितने लोग को तैयार है वैसे अगर हम पूछना चाहें तो? कोई बता सकता है? बताओ। नहीं, तुम तो ऐसे हैंड रेस कर रही हो। स्टेटमेंट ओम्स लॉ। यू मैम प्लीज एक्सक्यूज मी। ओम्स लॉ इधर आगे भैया। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा ओम्स लॉ था। अच्छा ठीक है भाई। और V इक्वल टू आई आर। हाँ ये बात भी सही सब है, गलत थोड़ा है, बट थोड़ा अभी मज़ा नहीं आ रहा है ना।
अच्छा बनाओ थोड़ा और। हाँ हाँ, अब बात आई थोड़ी। देखो हमेशा वी और आई प्रोपोर्शनल नहीं होते, कंडीशन है उसमें। इफ फिजिकल स्टेट्स डज नॉट चेंजेस, कंडीशन पहले लगाओ, अगर ऐसा ना किया जाए तो वैसा हो जाएगा। बात समझते हो? कोई चीज़ आती, पॉलिसी आती, कोई स्कीम आती है, अवार्ड आता है, उसमें स्टार बना होता है एक, और स्टार के बारे में नीचे लिखा होता है शर्तें लागू हैं, लिखा होता है कंडीशंस अप्लाइड, T&C, क्या लिखा होता है? टर्म एंड कंडीशंस। और इतनी कंडीशन और टर्म लगा देंगे कि आदमी कहेगा छोड़ो यार इसको, नहीं लेते, हटाओ, है ना। कोई पॉलिसी है, कुछ आता है ना कि इसके साथ ये स्कीम, लेकिन तमाम दुनिया भर की कंडीशन लगी हैं। तो यहाँ पर भी टर्म कंडीशन है ओम्स लॉ में। अब वर्ड आया फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज, राइट। ये फिजिकल स्टेट्स क्या हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। लेंथ ऑफ द वायर फिजिकल स्टेट, थिकनेस ऑफ द वायर फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर फिजिकल स्टेट, प्रेशर फिजिकल स्टेट्स, ये फिजिकल स्टेट्स हैं। यानी टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया ये ना चेंज किए गए हों तो वी और आई क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्टेटमेंट पहले लिख लिया जाता है। चलिए लिखिए जरा, इफ फिजिकल स्टेट्स, लिखें जरा, इफ फिजिकल स्टेट्स, और यहां पर ब्रैकेट में हम कुछ नाम लिखेंगे फिजिकल स्टेट्स के। इफ फिजिकल स्टेट्स और ब्रैकेट में दो लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया, लेंथ और भी कुछ ऐसी बातें एसेट्रा। तो इफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ any conductor does not changes, if physical states और ये डैश डैश जो भी हैं of any conductor does not changes, then potential is, यहाँ potential मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। Potential is directly proportional to the electric current, और फिर ये फॉर्मूला डाल देना लास्ट में नीचे, दैट इज करके लिख देना V प्रोपोर्शनल I। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो, ये तो आप बचपन से इतने होशियार तो हो ही गए हो सब लोग कि प्रोपोर्शनल हटाते कांस्टेंट डालते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट R सिंबल डाल दिया गया, तो R जो होगा वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, वेयर R इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अभी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यहाँ पर डाल दिया। अभी एक और बात करेंगे, आप ध्यान से अगर इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले फॉर्मूले को, और कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, ध्यान से देखिएगा प्लीज़, हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर y एक्सिस पे v को लेट कर लिया जाए और कांस्टेंट r है वो m का काम करेगा, i जो हो जाएगा वो x एक्सिस पे हो जाए, और c जीरो है यहाँ पर। c जीरो होने का मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है, तो जानते होगे थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, पढ़ा था स्ट्रेट लाइन तुमने? नहीं पढ़ा? जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुने जरा। स्ट्रेट लाइन में देखो, मैंने आपसे कहा एक्स एक्सिस पे करंट ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने वोल्टेज को ले लिया, और अगर लाइन ओरिजिन से स्टार्ट करो, कहाँ से भैया स्टार्ट करो इसको? ओरिजिन से अगर लाइन स्टार्ट की जाए ऐसे स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। ध्यान से सुनना जरा मेरी बात, इसकी क्या होती है? एम एक्स, क्योंकि c यहाँ पर क्या है? जीरो। लेकिन अगर ऐसी ही कोई लाइन यहाँ से शुरू करता मैं, अगर ऐसे देखो, तो ये जो हिस्सा ये वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं? c, इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो या इस लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसकी केवल क्या हो गई? एम एक्स। जब c जीरो होता है तो उसका मतलब होता है वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि v और y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी ये ओम्स लॉ
एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा कि नहीं करेगा? यानी अगर हम ग्राफ बनाए V वर्सेस I, किसके वर्सेस? देखो, यानी यहाँ एक लाइन हम लिखेंगे, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ V वर्सेस I, V वर्सेस मतलब वोल्टेज वर्सेस करंट, देन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, अब ये ग्राफ भी बनाना है तुम्हें और ये सब बातें नोट करनी है, नोट कर लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। चलिए ओम्स लॉ को हम प्रूफ भी करेंगे। जब लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो स्टेट एंड प्रूफ आता है, शॉर्ट है तो स्टेटमेंट भी आ सकता है, ठीक है। अभी हम लॉन्ग में उठाते हैं। स्टेटमेंट आप पूरा लिखिएगा जब भी एग्जाम में लिखिएगा, मतलब ये भी कहिए फिजिकल स्टेट्स डज नॉट चेंज देन V प्रोपोर्शनल I, वो पूरी बात, और साथ में ग्राफ की बात भी बोलिए कि अगर हम V वर्सेस I ग्राफ प्लॉट करें तो क्या मिलेगा, हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक स्टेटमेंट है पूरा। अब प्रूफ उठाते, सुनिए जरा, हमें ओम्स लॉ प्रूव करना है। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। अगर हम आपसे कहें आज की तारीख में अभी कि वी नो दैट I इज इक्वल टू NEAVD, तो क्या आप एग्री नहीं करेंगे मुझसे? ये रिलेशन हम पीछे डेवलप कर चुके कि नहीं कर चुके? जब डेवलप कर लिया तो फिर हम बोलेंगे वी नो दैट। अब आगे क्या क्या करना सुनिए। एक वायर है, यानी मेटल कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करेंगे, ट्रेवल करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? जब वो ट्रेवल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें, तो देखिए उनमें एक फोर्स काम करेगा, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हम आपसे बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो एक रिलेशन था, देखो यहां से ला रहा हूं मैं इस फोर्स को, E इज इक्वल टू F/Q0 होता था कि नहीं होता था? हम जब इलेक्ट्रिक फोर्स अभी निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, तो हम एक फार्मूला रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, E इज इक्वल टू F/Q0। ये F ही तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो अगर F बनाए वो भी इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान रखना, यहाँ जो कैलकुलेशन हो रही वो इलेक्ट्रॉन के लिए हो रही। किसके लिए? यहाँ चार्ज कैरियर, मूव करने वाला कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सिंबल हम लोग क्या लेते हो? स्मॉल ई। तो Q0 की जगह हम लोग क्या लेंगे? स्मॉल ई। तो F इज इक्वल टू क्या निकलेगा? देखो E और E निकलेगा कि नहीं बताओ? पहले इतना समझना, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन पर निकाल रहे हैं, एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, तो F इज इक्वल टू E इंटू E। एग्री है इस बात से? आया कहाँ से वो मैंने बताया, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है E इज इक्वल टू F/Q0। ये चैप्टर 1 में फॉर्मूला है। अगर आप पहले से जानते हैं तब तो आप जल्दी एग्री करेंगे, नहीं जानते तो आप लेट कर लो, भाई फार्मूला है, हम कह रहे हैं तो कह रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में है तो है, जाओ ढूंढो जाके। तो E इज इक्वल टू F/Q0, Q0 लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन लिया है, उसके चार्ज का सिंबल E हो गया, तो इधर ले जाओगे तो F इज इक्वल टू E इंटू E लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अच्छा, फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है, तो ये तो आप एकदम एग्री करोगे मुझसे, एक सेकंड लॉ न्यूटन का। E का भी रिलेशन एक होता है, देखो आपने याद होगा आपको, E इज इक्वल टू V/D, V/L, V/X, ऐसे बातें की थी एक बार हमने पोटेंशियल चैप्टर में, पोटेंशियल ग्रेडियंट के समय में। तो यहाँ वायर ले रहे हैं ना हम लोग यहाँ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वायर की लेंथ वर्ड यूज करेंगे हम, तो लेंथ के लिए हमने वर्ड क्या L रख दिया। क्या रख दिया? L। तो देखो E इज इक्वल टू क्या बन गया? V/L। ध्यान से देखना, तो फिर ये रिलेशन हमारा ma इज इक्वल टू EV/L आया। देखो यहाँ से एक्सीलरेशन को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या तैयार होकर आया? देखो जरा भैया, अभी उसको 1 इक्वेशन डाल दिया, इसको 2 डाल दिया, ध्यान से सुनना जरा। यानी देखो, हम इस प्रूविंग को जब तैयार करें, हमें सीखना है, तो हमने कहा सबसे पहले तो एक रिलेशन ला के रख दिया अपने आप से। वो कौन सा था? I इज इक्वल टू NEAVD। क्या? NEAVD, ये हमने लिख दिया वी नो दैट। फिर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्सीलरेशन। क्या? एक्सीलरेशन कहाँ से आता है? फोर्स से। तो पहले फोर्स निकालें, और फोर्स यहाँ कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हो ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए, उसका फार्मूला क्या होता है? F इक्वल टू Q इंटू E, और Q इलेक्ट्रॉन के लिए अगर कहो तो स्मॉल ई, क्योंकि वैल्यू चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे।
तो यहाँ से हमने, और V वोल्टेज है, फील्ड को हम वोल्टेज के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? V/L, अगर वायर की लेंथ L ले ली जाए तो हमने क्या निकाला? दूसरा काम A यानी एक्सेलरेशन। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और चाहिए, क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सुनिए जरा ध्यान से, हमने डेफिनेशन में पढ़ाया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज वेलोसिटी। याद है पीछे जहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन की, वहाँ ध्यान से देखो जा करके, तो हमने एक एवरेज वर्ड किया था इस्तेमाल। हमने कहा इट एबल टू गिव एन एवरेज वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एवरेज वेलोसिटी है, वो कैसे है जरा इस पे बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एक इक्वेशन पढ़ा होगा तुमने, v = u + at। ये पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा है भाई? इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इक्वेशन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट इक्वेशन। ओके, हमने कहा कई बार कोलिजन हो रहा है। याद है तुम्हें ऐसे फ्री पाथ पढ़ाया था अभी पीछे, ऐसे बताया था कि बहुत से एटम होंगे, इनसे इलेक्ट्रॉन ऐसे टक्कर मार मार के घूमेगा, ऐसे बताया था। तो जब कोलिजन हो रहा है, ऐसे इम्पैक्ट हो रहा है, जाके टक्कर से ऐसे टक्कर हो रही है, तो टक्कर से पहले कुछ वेलोसिटी होगी, वो इनिशियल हो जाएगी, और टक्कर मार के फिर लौटेगा इधर उधर कहीं भी, उसको उसकी वेलोसिटी उस समय क्या होगी? फाइनल होगी। और जो टाइम लगा उसको, टाइम पीरियड को हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, टाउ सिंबल देंगे। तो देखना जरा गौर से, ध्यान से देखना, पहली बार कोलिजन होने से पहले वेलोसिटी को हमने u1 कह दिया, उस समय एक्सीलरेशन a था। ध्यान से सुनना जरा। और टाइम जो लगा रिलैक्सेशन टाइम, उसको क्या कह दिया? τ1। ये पूरा मिलके फर्स्ट कोलिजन में वेलोसिटी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बताओ भाई। अब इसी के बाद दोबारा से फिर कोलिजन होता है, देखो u2 + a τ2। ऐसे कोलिजन कई बार होना है, और कितनी बार होना है? n टाइम्स। कितनी बार? तो हम इसको ऐसे करते चले गए n टाइम्स। और इसका मुझे क्या निकालना है? एवरेज। क्या निकालना है? मैंने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। तो हमने सभी कोलिजन के जो वेलोसिटीज थी वो निकाली, और उनका क्या निकाल दिया? एवरेज। और इसे हम क्या बोलें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलें इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थोड़ा इस एवरेज को रीअरेंज करो, u वाले टर्म एक साथ इकट्ठा करो। देखो ध्यान से देखो भाई, a कॉमन ले लो, τ1 + τ2 (τn/n)। ध्यान से सुनना जरा, आपको याद आ रहा होगा ये कोई चीज है, ये थर्मल वेलोसिटी है, पढ़ाया था। और थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। तो यहाँ थर्मल वेलोसिटी की जगह हो गया 0, और ये एवरेज टाइम पीरियड हो गया तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम। तो Vd का जो रिलेशन डेवलप होके हमारे पास आया, वो क्या आया? देखो जरा बच्चा लोग, a τ आया ना, बट हमने a अभी पीछे निकाला है। अभी a देखो पीछे कैलकुलेट किया मैंने, क्या निकला था बताओ? EV/ml निकला था a। तो a की प्लेस में रख दो EV/ml। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, हम इक्वेशन 2 को 3 में यूज कर रहे हैं। तो Vd = EV/ml इंटू में τ आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। ये जो हमने निकाला है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आई है। एक रिलेशन था I = NEAVD, अभी पीछे लिखा था, वो कौन सी थी इक्वेशन? इक्वेशन फर्स्ट। तो हम कहेंगे यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा था I = NEAVD, और VD जो है उसी की तो वैल्यू ये निकाली तुमने। देखो सुन लेना आराम से, नोट भले बाद में कर लेना, क्या है, पढ़ा तो रहेगा ही चैनल पे। नोट करने फोकस ज़्यादा नहीं, वो लोग नोट करने फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, समझने कर ही नहीं रहे, दोबारा सुनेंगे नहीं इसको, हमें पता है, पढ़ा रहेगा नोटबुक में। अब सुनिए, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करो, देखो NE² AV/τ/ml आया कि नहीं आया? बताओ। ओम्स लॉ हमें प्रूफ करना है। ओम्स लॉ का मतलब V और I का रेशियो प्रूफ करना, यही तो मतलब है। हमें क्या प्रूफ करना है? V/I = कांस्टेंट। ओम्स लॉ है क्या? V और I का रेशियो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो यहाँ V और I का रेशियो सेट करो। क्या तुमको V दिख रहा है कहीं? क्या V दिख रहा है?
आई को उधर ले जाओ, बाद बाकी इधर ले आओ। देखो जरा वी और आई का रेशियो बना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ml अपान एन ई स्क्वायर 8, गौर से देखो, हमने v और i का रेशियो चेक कर दिया। अगर हम किसी तरह ये कह पाए कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, अगर हम ये कह पाए या प्रूफ कर पाए कि जो RHS है वो कांस्टेंट है, तो हम क्या सीधे बोल देंगे कि v और i इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसके लिए हमने एक सिंबल लिख लिया अपने घर से उठा के r, इसीलिए लिख दिया से, अपने मन से ले आए। इसको कांस्टेंट कैसे कह रहे हैं, जरा यहाँ डिस्कशन हमें यहाँ बोलना पड़ेगा, इस बात को यहाँ डिस्कशन लिखना होगा। देखो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट नहीं होता है? 9.1 × 10⁻31 kg फिक्स होता है ना, कांस्टेंट है कि नहीं? मास कांस्टेंट है। वायर की लेंथ फिजिकल स्टेट है, अभी बोला था फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज। लेंथ तुम बदल नहीं सकते हो क्योंकि फिजिकल स्टेट, मैंने उसमें कंडीशन लगाई कि जब एल ना चेंज किया जाए, तो एल चेंज नहीं करना तो क्या हो गया, कांस्टेंट। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हर मेटल में कांस्टेंट होते हैं, जैसे 10⁻29 ऐसे कोई फिक्स वैल्यू रहती। ई चार्ज है, ये भी फिक्स है। एरिया क्या हो गया, फिजिकल स्टेट। और टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है, ध्यान रखियो, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। किस पर? केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर क्या है, फिजिकल स्टेट है। बोलो, अगर ये चीजें नहीं बदली हमने फिजिकल स्टेट्स, तो अब ये सब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम कहेंगे, इस जगह डिस्कशन में कहेंगे, इफ फिजिकल स्टेट्स L, A and temperature does not changes, then V upon I is equal to constant। यानी V by I is equal to constant। तो constant को क्या बोल दिया हमने, R। This is Ohm's law। ये क्या है बताओ, दिस इज ओम्स लॉ। एक और बात सुनिए, ओम्स लॉ में 3 स्टाइल का सिखाने वाले हैं। ये एक स्टाइल का हो गया ओम्स लॉ, ये पूछा जाता है, इसके अलावा भी पूछा जाता है। ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है, आगे बताऊंगा मैं। एक ओम्स लॉ इन पैरामीटर फॉर्म, सुनिए पैरामीट्रिक क्या ओम्स लॉ सुनिए। यहाँ पर हम एक और स्टाइल से लिख सकते हैं। देखो आर हमने किसको लिखा है बताओ जरा, आर माना किसको है तुमने, लेट किसको किया है, ml n² ए टाउ को लेट किया कि नहीं। ये भी ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला ये है, इसको बोलते हैं इन पैरामीट्रिक फॉर्म। दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ओम्स लॉ इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब आप लोग इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं।